नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान के दोस्तों अध्ययन की इस क्लास में। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की राजस्थान की जो अध्ययन की जो किताबें आती हैं उनकी दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी। हमने कक्षा 10वीं की किताब कंप्लीट कर ली थी। फिर दोस्तों हमने कक्षा 6 की जो किताब है इसके अध्याय और एक अध्याय 2 की चर्चा कर चुके थे। आज हम अध्याय 3 और 4, 5 की चर्चा करेंगे, जहां से आप लोगों ने देखा हर एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो। आप लोगों ने देखा महिला सुपरवाइजर का एग्जाम देखा साथियों, साथ में हमने एलडीसी का एग्जाम देखा, वनपाल का एग्जाम देखा। यहीं से कट कॉपी पेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे थे। किताबें तो बहुत ही छोटी जरूर है, लेकिन जो यहाँ की जो फैक्ट दिए गए वो बहुत ही अच्छे लेवल के दिए गए दोस्तों। और अक्सर कोचिंग संस्थान वाले उनको दोस्तों नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हीं दोस्तों चीजों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चले दोस्तों चर्चा करते दोस्तों कक्षा 6 की किताब का अध्याय नंबर 3 साथियों। ठीक है, इतिहास को जानने के स्रोत। हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ चुके थे साथियों। अध्याय नंबर 3 का नाम है इतिहास के जानने के स्रोत। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल से इतिहास के अध्ययन से हमें दोस्तों सभ्यता के क्रम के विकास का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही बात है साथियों। हमें प्राचीन दोस्तों जो इतिहास है साथियों राजस्थान का, इसके दोस्तों अध्ययन से हमें सभ्यताओं का जो क्रमिक जो विकास हुआ, किस प्रकार से उनका उदय होते हैं, यह हमें जानने की दोस्तों चेष्टा करती है। इतिहास को जानने के अनेक स्रोत है साथियों, जिनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक आते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोत साहित्य, और दूसरा आता है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहले देखिएगा, पहला जो हमारा आता है साथियों वो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। कौन है पुरातात्विक स्रोत? देखिएगा, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, ठीक है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। याद रखना, प्राचीन काल के वे अवशेष दोस्तों जिनसे हमें किसी स्थान की किसी घटना के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। ऐसे स्रोतों में दोस्तों अभिलेख भी दोस्तों शामिल हो सकते हैं, मुद्रा शामिल हो सकती है, स्मारक शामिल हो सकते हैं, कलाकृतियां शामिल हो सकती है, और उत्खनन से प्राप्त दोस्तों सामग्री भी इसमें शामिल की जाती है। किसमें? पुरातात्विक जो स्रोत है साथियों, इसमें अभिलेख हो गई, मुद्रा हो गए, स्मारक हो गया, कलाकृतियां हो गई और उत्खनन हो गया, इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इनसे दोस्तों तात्कालिक जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संपेक्ष में इस प्रकार से आप लोगों को दिए गए, जैसे कि दोस्तों प्रमुख अभिलेख देखिएगा। ठीक है साथियों, प्रमुख अभिलेख। ठीक है, चलिए पहला अभिलेख दोस्तों जो आप लोगों के सामने साथियों अभिलेख। ठीक है, नंबर 1 बात करें दोस्तों, हमने पुरातात्विक अभिलेख देखा, पुरातात्विक अभिलेख। और पुरातात्विक अभिलेखों में दोस्तों जो पहले आते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों में पहले आते हैं अभिलेख। ठीक है, ये हमें शिलालेख की पत्थर की पट्टिकाओं, इनकी पाषाण शिलालेखों, स्तंभों और भवनों की गुफाओं की दीवारों पर मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों की बड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों से दोस्तों, ये जो अभिलेख होते हैं साथियों, अभिलेख हमें कहाँ से मिले? एक तो मिले साथी शिलालेख। देखिए, अभिलेख का मतलब है दोस्तों जो लिखी गई घटना है, कैसी लिखी गई जो घटना है साथियों, लिखा गया जो लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है? एक तो मिला है दोस्तों शिलालेख। शिलालेखों से मतलब देखिए पुरातात्विक स्रोत में पहला आता है दोस्तों अभिलेख, लेकिन अभिलेख भी पहला कौन सा? शिलालेख। यानी कि दोस्तों शिला का मतलब पत्थर की पट्टिकाओं पर मिला। ठीक है, तो पत्थर की पट्टिकाओं पर जो मिला उसी शिलालेख कहते हैं। दूसरा मिला दोस्तों पाषाण दोस्तों शिला, यानी कि पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर। पत्थर की पट्टिका मतलब उसे शिलालेख कहते हैं। लेकिन पाषाण शिलालेख यानी कि तो बहुत बड़ा पत्थर साथियों, कैसा? बहुत बड़े पत्थर पर हमें क्या मिला साथियों? अभिलेख मिला, उसे पाषाण शिलालेख कहेंगे। या फिर हमें दोस्तों स्तंभों पर देखने को मिलते हैं। किस पर दोस्तों? स्तंभों के ऊपर, भवनों के ऊपर भी हमें क्या मिले साथियों? दोस्तों साक्ष्य देखने को मिले अभिलेखों के। अभिलेखों के गुफाओं की जो दीवारें हैं साथियों, गुफाओं की जो दीवारें साहित्य में अजंता गुफाओं की चर्चा करूं साथियों, आप लोगों ने देखा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों सांची की स्तूपों की चर्चा करें, कई प्रकार की दोस्तों जो गुफाएं उनसे हमें जो प्राप्त होती है। मूर्ति प्रतिमाओं की चर्चा करें तो मूर्ति की जो प्रतिमाएं होती है उनसे भी हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। स्तूप हो गए साथियों, अभी आप लोगों ने देखा सारनाथ के स्तूप को यूनेस्को के दोस्तों 45वीं धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है भारत की। ठीक है, मठों की चर्चा करें साथियों, तालाबों की चर्चा करें, और दोस्तों खेतों की दोस्तों बड़ी शिलाओं, खेतों की बड़ी शिलाओं और ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण दोस्तों किए गए हुए मिलते हैं। हमें जो अभिलेख के साथियों को इन जगह से मिलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। स्पेशली आप स्तूप, मठों, तालाब और खेतों को जरूर याद रखना है। अब अभिलेख की उपयोगिता क्या है देखिएगा, ये विविध भाषाओं में दोनों गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। क्वेश्चन याद रखना साथियों, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो अभिलेख है तो अभिलेख तो किस शैली में लिखे गए थे साथियों? अभिलेख है तो वो किस शैली में लिखे गए थे? केवल गद्य रूप में, केवल पद्य रूप में, गद्य और पद्य दोनों में। याद रखना, जो अभिलेख होते थे साथियों ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखे गए थे, यानी कि गद्य में भी लिखे गए और पद्य दोनों शैली में देखने को मिलते हैं। जिसे आप सामान्यतः क्या कहते हो साथियों? चंपू शैली कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम सामान्यतः चंपू शैली कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। इन अभिलेखों में शासक और उसके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की दो तिथियां और शासन कार्यों
और दोस्तों आज्ञाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। साथ ही इनसे तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की दोस्तों हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को दोस्तों प्रशस्ति कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है कि जो प्रशंसा में दोस्तों जो भी अभिलेख लिखे जाते हैं उन अभिलेखों को क्या कहा जाता है साथियों, प्रशस्ति कहा जाता है। जब मैंने दोस्तों राजस्थान की दोस्तों साहित्य की चर्चा की थी आप लोगों से, जब चर्चा कर चुका दोस्तों रासो क्या होता है, प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हाँ झूलना क्या होता है दोस्तों, हाँ वचनिका क्या होती है दोस्तों, सब चर्चा कर चुके थे, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, गद्य और पद्य वाला, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बाकी बेसिक है। नगरी दोस्तों अभिलेख, कंसवा अभिलेख दोस्तों, अब देखिएगा राजस्थान में कुछ प्रमुख दोस्तों अभिलेख कौन कौन से दोस्तों जहां से आप लोगों से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि दोस्तों नगरी की बात करें तो आप नगरी दोस्तों जो अभिलेख है दोस्तों चित्तौड़ से मिला है। कहां से मिला है? चित्तौड़ से। मैंने कल भी आप लोगों से चर्चा की थी साथियों, जो नगरी है दोस्तों चित्तौड़ में, यहाँ से दोस्तों सीवी जनपद की राजधानी थी साथियों। क्या थी दोस्तों? सीवी जनपद की राजधानी थी दोस्तों नगरी चित्तौड़ दोस्तों, जो मैंने आप लोगों से कल चर्चा कर चुका हूँ। कल वाला वीडियो जाकर नहीं देखा था आप उससे जरूर जाके देखिएगा। कंसुआ की अभिलेख की चर्चा करें तो साहब जी जो कंसुआ का जो अभिलेख है साथियों कोटा से मिला है साथियों। कहां से मिला है? कोटा से। घटियाला अभिलेख की चर्चा करें तो घटियाला अभिलेख भी तो राजस्थान में सबसे प्रमुख है। किराड़ो का अभिलेख हो गया साथियों, कौन सा? किराड़ो का अभिलेख हो गया साथियों। इसके अलावा दोस्तों नांदसा, कौन सा? नांदसा का अभिलेख हो गया। और बरनाला का युद्ध स्तंभ हो गया दोस्तों लेख। और दोस्तों सामोली का शिलालेख, कौन सा? सामोली का शिलालेख। आदि से दोस्तों राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था और यज्ञों के प्रकार बोलूंगा ना, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होती है? धार्मिक व्यवस्था की जानकारी, यज्ञों के प्रकार की जानकारी, भूमि तथा द्रव्यमान दोस्तों, राजनीतिक दोस्तों सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है साथियों। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। द्रव्यमान का मतलब पदार्थों की जानकारी, किस प्रकार से भोजन बनता था, किस प्रकार की चीजें थी, वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो अभिलेख है दोस्तों इन अभिलेखों के बारे में हम तो आप लोगों से चर्चा करेंगे जब भारतीय इतिहास की एक दो राजस्थान के इतिहास की एक श्रृंखला शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण के स्वरूप देखेगा कि घटियाला जो अभिलेख के साथियों, कौन सा? जो घटियाला अभिलेख के साथियों, ये दोस्तों प्रतिहारों, घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख दोस्तों चौहानों का इतिहास को जानने का इल्लेख है। इनकी जो घटियाला जो अभिलेख के साथियों ये प्रतिहारों की जानकारी देता है हमें, जबकि जो बिजोलिया जो शिलालेख के साथियों ये में दोस्तों चौहानों के इतिहास की जानकारी दे देता है। किसकी दोस्तों? हाँ चौहानों की जानकारी देता है, ठीक है। वही दोस्तों बात करें दोस्तों इंपोर्टेंट दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, तो भविष्य में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर जी चिरवा का अभिलेख, कौन सा साथियों? चिरवा का जो शिलालेख है साथियों ये दोस्तों रावल समर सिंह के दोस्तों युग की जानकारी देता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि चिरवा का जो शिलालेख है साथियों ये रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ भाई चलिए अगला देखिएगा साथियों, ये दोस्तों स्मारक दोस्तों आप लोगों से बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा हमने दोस्तों अभिलेख की चर्चा कर ली। पुरातात्विक अभिलेखों में हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे शिलालेख, सॉरी दोस्तों अभिलेख। अभिलेखों में हमने पहला देखा शिलालेख, और शिलालेखों के बाद में सेकंड नंबर आता है साथियों स्मारक का। किसका? स्मारक का। देखिएगा साथियों स्मारक क्या होते हैं। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है साहब जी। स्मारक मतलब दोस्तों कि यदि अगर किसी भी शासक के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार के दोस्तों आर्ट एंड कर दो तो मतलब वास्तुकला से संबंधित दोस्तों किसी भी प्रकार की दोस्तों चीज उत्कीर्ण की गई हम उसे स्मारक कहते हैं साथियों। और स्मारकों में जो सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं साथियों वो है दोस्तों दुर्ग। क्या है साथियों? दुर्ग। तो इसका स्मारकों में दोस्तों दुर्ग प्रमुख आते हैं, ठीक है। जिनमें जैसे जैसे मैं आप लोगों से चर्चा करूं दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जालोर का, गागरोन का, रणथंभौर का, आमेर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। ये दुर्ग सारे के दायरे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने टॉपिक वाइज क्लास जाकर नहीं देखी कक्षा 10वीं कितनी किताब वाली उसको जाकर देखिएगा। मैंने कुछ तो कक्षा 10वीं से तो बेहतरीन तो और भी चीजें आप लोगों को बताई थी जहां से कट कॉपी पेस्ट प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों भवन हो गए दोस्तों स्मारक में और क्या कहा सकता है दोस्तों, स्मारक में और क्या आ सकता है जैसे कि भवन हो गया, राजप्रसाद यानी कि दोस्तों महल हो गए, सार्वजनिक दोस्तों भवन हो गए, स्नानागार हो गए, जनसाधारण के घर हो गए, विहार हो गए, मठ हो गए, चैत्य हो गए, स्तूप हो गए, मंदिर हो गए, समाधियां हो गई, बावड़ियां हो गई साथियों, और दोस्तों कूप आदि इसमें दोस्तों शामिल है। किसमें? आदि भी स्मारक हैं। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पूछा जा सकती निम्न में से स्मारक में क्या चीज शामिल नहीं है? शिलालेख को छोड़ दोगे तो सारी चीज इसमें शामिल हो जाएगी स्मारक में, ठीक है। ये हमें तात्कालिक स्थापत्य की कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और उसके दोस्तों समृद्धि का ज्ञान भी करवाते। बिल्कुल सही बात है। उस समय का दोस्तों जो तात्कालिक जो ज्ञान था साथियों, तात्कालिक ज्ञान का मतलब उस समय के जो लोग थे उनके पास में किस प्रकार की दोस्तों स्थापत्य कला थी, उस उनमें किस प्रकार की धार्मिकता थी दोस्तों, किस प्रकार से दोस्तों वो उपासना पद्धति करते थे, मनुष्य की चेतना कैसी थी साथियों, इन सभी का दोस्तों में दोस्तों ज्ञान प्राप्त होता है किससे साथियों? स्मारकों से। क्योंकि जितनी अच्छी डिजाइन होगी हमें उतना ही पता चलेगा कि यार उस बंदे में कितना दिमाग था जब उसने उस जमाने में इतनी बेहतरीन दीवार क्या कर दी? निर्मित कर दी, ठीक है। चलिए
अगला देखेंगे साथियों हम दोस्तों मुद्राएं, क्या देखेंगे मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों और प्रतीकों से किसी भी काल की विशेष राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता लगता है साथियों। चाहे दोस्तों जो मुद्राएं होती है दोस्तों, इन मुद्राओं से हो चाहे सिक्कों हो गए, इनसे हमें दोस्तों किसी भी क्षेत्र की दोस्तों राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का दोस्तों आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य की शासक की शक्ति का सूचक माने जाते थे। क्वेश्चन आप लोगों से याद रहना दोस्तों, जो सिक्के होते थे, जो मुद्राएं होती थी साथियों, वो उस राज्य के शासक है, किसके दोस्तों, राज्य के जो शासक थे, इनकी शक्ति का दोस्तों क्या थी दोस्तों, सूचक थी। ठीक है, क्योंकि जिसके सिक्के जितने अधिक अच्छे होंगे वो दोस्तों वो व्यक्ति उतना ही दोस्तों क्या होगा साथियों, पावरफुल होगा। मान लिया जाए मैं ऐसे चर्चा करूं आप लोगों से कि किसी शासक ने सोने के सिक्के चलाए साथियों, तो किसी ने तांबे के सिक्के चलाए, किसी ने चमड़े के सिक्के चलाए, किसी ने चांदी के चलाए, तो कहीं ना कहीं तो सिक्कों से पता चल रहा है कि तो राजा कितना पावरफुल था। ठीक है, चलिए जैसे हम दोस्तों अगर आप लोगों से चर्चा करें साथियों दोस्तों कि जैसे कि आहार स्थान हो गया साथियों, हमारा रेड टोक हो गया साथियों, बेराट दोस्तों, बेराट जो दोस्तों की कोटपुतली बरोड में आता है दोस्तों, कोटपुतली बरोड। ठीक है, मैंने आप लोगों से कल भी चर्चा करा दोस्तों, कोटपुतली बरोड के बीच के मध्य स्थित है साहब जी बेराट। ठीक है, चले रंगमहल हो गए साथियों, सांबर हो गए दोस्तों। ठीक है, सुवाणियों के उत्खनन से प्राप्त हो, तो यहाँ से दोस्तों जो प्राप्त है दोस्तों रंगमहल दोस्तों सांबर। ठीक है, 13 14 चले सुवाणियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं। ठीक है, मुद्राओं से सत्रकों, मालवों, चौहान, गुइल आदि वंशों के काल के राज्य के शासन और अधिकार सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बर्तन और कलाकृतियों की चर्चा करें साथियों, उत्खनन से हमें तात्कालिक बर्तन कलाकृतियां प्राप्त हुई है। कलाकारों ने बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर गवाक्स और दोस्तों गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन गौर करना, बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है साथियों आप लोगों से कि ये जो बर्तन और जो कलाकारियां होती है दोस्तों, बर्तनों की दोस्तों, बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई और किवाड़ों पर, और गवाक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, किवाड़ तो आप सभी जानते हो जो दरवाजा होता है उसे किवाड़ कहा जाता है। लेकिन गौर करना साथियों, गवाक्स क्या होता है। गवाक्स का मतलब होता है साथियों, जो गवाक्स होता है इसका मतलब होता है दोस्तों गोकड़ों की, गोखड़े जानते हो दोस्तों, इनकी दोस्तों जो चबूतरा होता है ना, चबूतरे के बाद तो एक प्रकार से दोस्तों छोटा सा स्तंभ खड़ा कर दिया जाता है, जिसके ऊपर दोस्तों जो व्यक्ति थे वो बोर्ड बैठते बेटा करते थे। तो यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि चबूतरे के पास में बना दोस्तों, चबूतरा, चबूतरा के पास बना छोटा स्तंभ, छोटा स्तंभ, छोटा स्तंभ था। ठीक है, जिसे हम कहते तो गवाक्स कहते थे, यानी कि गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहाँ ना गवाक्स का मतलब कहते हैं सर जी गोखड़ा। ठीक है, चलिए हमें ऐसे बर्तनों के भी हमें ऐसे भी बर्तन प्राप्त होते हैं जिनमें जो तो बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस समय की काल की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदबान, प्याले और जो तो रकाबियां, धूप, पात्र, दीपक आदि से हमें जो तो पूर्वजों के काल कला कौशल को सहज में समझ सकते हैं। यानी कि राजस्थान से हमें तो ऐसे तो अनेक स्थल मिले साहब जी, राजस्थान से हमें अनेक ऐसे स्थान मिले जहां से हमें उत्खनन में मृदबान क्या मिले तो मृदबान मिले साथियों, प्याले मिले ही साथियों, प्याले मिले तो रकाबियां मिली, क्या मिली साथियों, रकाबियां मिली है, धूप पात्र मिले साथियों और दीपक मिले हैं। क्या क्या मिले, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान से हमें उत्खनन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो एक तो मृद पात्र मिले यहाँ से, प्याले यहाँ से मिले साथियों, रकाबियां यहाँ से मिली है, धूप पात्र मिले और दीपक हमें यहाँ से देखने को मिले हैं साथियों। ठीक है, पूर्व दो गणेश्वर दो गणेश्वर नामक जो स्थली साथियों, नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष। तो जो गणेश्वर दो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहले भी। तो गणेश्वर जो कि सीकर में स्थित है तो जहां से आप लोगों ने देखा भी हाल ही सेकंड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2800 पूर्व नजम प्राप्त तो 2800 पूरे और कांजली नदी के किनारे थी। ठीक है, तो ताम्र संस्कृति के अवशेष से साथियों। ठीक है, जोधपुर सभ्यता की मैं आप लोगों से चर्चा करूँ तो जयपुर में देखिए एक दो तो जोधपुर दो जो जिला है वो जोधपुर जिला है साथियों। क्या है दो जो जोधपुर है, जोधपुर वो जिला है साथियों, जिला है साथियों, एक क्या है जिला है, जिसमें दोस्तों जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं दोस्तों, 8 जिले आते हैं दोस्तों जोधपुर संभाग में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता की, किसकी साथियों, जोधपुरा सभ्यता की, जो कि जयपुर में साथियों एक प्रकार से दोस्तों कैसी मानी जाती है, हाँ ये दोस्तों कैसी मानी जाती है दोस्तों, तांबे से दोस्तों ताम्र संस्कृति के अवशेष थे दोस्तों यहाँ से। ठीक है, चलिए तो देखिएगा साथियों दोस्तों कि दोस्तों जोधपुरा जयपुर और दोस्तों नोहबरतपुर से हमें दोस्तों ब्लैक एंड दोस्तों रेड मृदबान मिले। क्या मिले साथियों दोस्तों, याद रखना जोधपुरा जयपुर से साथियों और दोस्तों नोहबरतपुर से मिले तो क्या मिले दोस्तों, ब्लैक एंड रेड पोटरी मिली। क्या मिले, काले और लाल मृदबान मिले। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है साथियों कि राजस्थान में हमें काले और लाल मृदबान हमें कहां से मिले। जब मैंने कक्षा 10वीं की किताब पढ़ाई थी तब भी आप लोगों से चर्चा किया था कि दोस्तों लाल और काले मृदबान मिले तो जोधपुरा जयपुर से और नोहबरतपुर से। ठीक है साथियों, चले आड़ और गिलुंड से बात करें तो दोस्तों यहाँ से प्रस्तर और फलक आदि की कला में
वैभव देखने को मिलता है। इनकी दोस्तों मैं अगर चर्चा करूं साथी आहड़ की और दोस्तों गिलुंड की साथियों, तो यहाँ से हमें क्या मिले, आहड़ से हमें दोस्तों एक तो मिले तो प्रस्तर और फलक आदि का दोस्तों जो कला का जो कौशल है वो देखने को मिलता है साथियों। ठीक है, तांबे के दोस्तों छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता था। आप गौर करना, जो छोटे मेटे दोस्तों जो तांबे के जो छोटे या बड़े पात्र जो होते थे साथियों, किसके वो साथियों, तांबे के जो छोटे मोटे जो पात्र होते थे उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का लेख लिख दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे ताम्रपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दो तो दान पत्र भी कहा गया। अगर इन्हीं दो तो तांबे के पत्रों पर, इन्हीं तांबे के पत्रों के ऊपर जो लेख लिखे गए अगर वो किसी दान से संबंधित है साथियों, किससे संबंधित है साथियों, दान पुण्य से संबंधित है तो उसे दान पत्र भी कहा जाता था। समझ में ये बात आप लोग को। इनमें हमें गौर करना क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है, बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। इनसे हमें किन से हमें साथियों, दान दो तो ताम्र पत्रों से या दो तो दान पत्रों से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। इनसे हमें उस दो तो शासक की जानकारी, उस समय की काल भाषा पर्व धर्म भूमि, भूमि के प्रकार साथियों, भूमि के प्रकार नाप तोल और दान के प्रकार आदि का पता चलता है। किस प्रकार की भूमियां हुआ करती थी दोस्तों, किस प्रकार के दान के प्रकार क्या क्या थे साथियों, उस समय क्या क्या पर्व उस समय इस्तेमाल होते थे, भूमि किस प्रकार की थी, भाषा किस प्रकार की थी, कला किस प्रकार की थी, सब किससे प्राप्त होते थे साथियों, हमें ताम पत्र से, जिन्हें जो तो अगर दान से पुण्य से संबंधित है तो उन्हें दान पत्र कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्योंकि आप लोगों के सामने साथियों साहित्य की स्रोत, दोस्तों ये बात हुई हमने दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की कि अभिलेख किस प्रकार के थे। राजस्थान में जो अभिलेख थे वो तो मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली, जहां जहां से प्रश्न बन सकते थे वहां पर मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवा दिया, और भविष्य का प्रश्न बन सकता है वो भी मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। चिरवाला का सिराला दोस्तों दाऊद समर सिंह की जानकारी देता है दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की। अभिलेखों तो चर्चा की तो चपमुसेले में लेके जाते थे। ठीक है, चलिए साहित्य की स्रोत देखेगा, साहित्य जानने में साहित्य की भूमिका बहुत अधिक है। इतिहास को जानने में जो साहित्य है साथियों इनकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी संस्कृत राजस्थानी उर्दू पारसी में लिखा हुआ साहित्य प्रचुरता के साथ में देखने को मिलता है, चाहे वो तो संस्कृत में लिखा गया हो, हिंदी में तो राजस्थानी और उर्दू और पारसी में किसी भी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन साहित्य लिखा जरूर गया था साथियों। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में तो वेद पुराण और ना, राजस्थान का जो इतिहास है साथियों इसको तो प्राचीन इतिहास को जानने में तो वेद पुराण साथियों, रामायण दोस्तों, महाभारत दोस्तों, साथ में दोस्तों बौद्ध और जैन ग्रंथों की सहायता मिलती है। मैंने कल भी आप लोगों से चर्चा की कि राजस्थान में किस प्रकार से साथियों, राजस्थान में दोस्तों जो पुराने जो गणतंत्र थे दोस्तों, जो जनपद थे उनका जो जनपदों का में ऋग्वेद में मत्स्य पुराण में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो वेद हो गए, पुराण हो गए, रामायण की चर्चा कर ली, महाभारत की मैंने आप लोगों से चर्चा की कि महाभारत के समय कौन कौन से जनपद राजस्थान में थे। तो आप चीजों को समझते चलिए, चीजों को अगर कनेक्टेड करोगे तो ही चीजें आप लोगों को समझ में आएगी साथ में। ठीक है, बौद्ध की चर्चा करें तो मैंने आप लोगों को दोस्तों झालावाड़ जिले की चर्चा की थी, तो यहाँ पर कोलवी की गुफाएं, विनायका की गुफाएं, ठीक है, वो सारी चर्चा की आप लोगों से। जैन ग्रंथों से हमें राजस्थान की 10 जनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, कब साथियों, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात हो रही, गौर करना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, लगा लो भविष्य का प्रश्न साथियों। क्या मिलेगा साथियों, भविष्य का प्रश्न। सर जी भविष्य का प्रश्न बनेगा, लेकिन सर जी हमें तो ये प्रश्न पता है सर जी, हमें तो आता है सर जी ये प्रश्न। नहीं, तुम लोगों को नहीं पता है। क्या नहीं पता है, तुम लोगों को जो जानकारी पता है ना वो नहीं पता है, जहां से प्रश्न बनेगा वो नहीं पता। किसको गौर करना, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात हो रही साथियों, यहाँ पर किसकी बात हो रही साथियों, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात हो रही, तो पूर्वार्ध की बात नहीं। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध तो आप समझते हो, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि जो एक शताब्दी होती, शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। शुरुआत से शुरुआत की तो 1 से लगाकर 50 वर्षों तक का जो समय वो तो पूर्वार्ध कहलाता है, और 50 से लगाकर तो जो 100 वर्षों तक जो समय साथ है वो उत्तरार्ध कहलाता है। तो यहाँ पर बात हो रही तो कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, किसमें, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक भट्ट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय, क्या लिखा गया साथियों, पृथ्वीराज विजय नामक दोस्तों एक महाकाव्य से दोस्तों चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, मैंने कहा दोस्तों ये तो आप सभी जानते हो दोस्तों कि जयानक भट्ट ने जो पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ लिखा साथियों वो 12वीं शताब्दी का आता है, लेकिन किसका, पूर्वार्ध का या उत्तरार्ध का, तो उत्तरार्ध आपको याद रखनी है। आरपीएससी पूछ रही है आजकल इस प्रकार के प्रश्न, और आरएमएसएसबी ने भी पूछा हुआ है साथियों। ठीक है, चलिए नरेंद्र चंद्र सूर्य की चर्चा करो साथियों, तो नरेंद्र चंद्र सूर्य ने हम्मीर महाकाव्य लिखा। क्या लिखा साहब जी, नरेंद्र चंद्र सूर्य ने हम्मीर महाकाव्य लिखा, ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों से चौहानों के इतिहास के साथ साथ में तो उससे में तो सामाजिक धार्मिक स्थिति की भी जानकारी देखने को मिलती है साथियों। ठीक है, चलिए पढ़ा चुके हैं तो साहित्य वाला चैप्टर अगर पढ़ाई नहीं तो आप लोगों को तो जरूर देखेगा। ठीक है, राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास की वचनिका,
पद्मनाथ करे दोस्तों कानड़ दे प्रबंधन, कौन सी पद्मनाभ ने दोस्तों क्या लिखी थी दोस्तों, कानड़ दे प्रबंधन लिखी थी साथियों। ठीक है, बीकानेर के दलपत सिंह ने दोस्तों दलपत विलास लिखी, तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना। बीकानेर के तो दलपत सिंह थे साथियों, इन्होंने क्या लिखी तो दलपत विलास लिखा, इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। दलपत सिंह ने क्या लिखा साथियों, दलपत विलास लिखा। खिड़िया जगह ने दोस्तों वचनिका लिखी, दोस्तों किसकी दोस्तों, खिड़िया जगह ने दोस्तों वचनिका लिखी, आदि विशेष देखनी है। ठीक है साथियों, चलिए ख्यात की चर्चा करें तो ख्यात विषय साहित्य में प्रसिद्ध दोस्तों राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं की वंश दोस्तों साहित्य का वर्णन देखने को मिलता है। नैन श्री दोस्तों ख्यात हो गए, दोस्तों बाकी दास श्री ख्यात हो गए, दोस्तों दयाल दास श्री ख्यात हो गए, जोधपुर राज्य की ख्यात हो गए, आदि किसे इतिहास को जानने में सहायता भी मिलती है। ये सारी की सारी जो ख्यातें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ साथियों। ठीक है, फारसी और उर्दू तवारीखों जो कि इतिहास स्त्रोतों से हमें विशेषता मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है आप लोगों से साथियों कि जो फारसी और जो उर्दू दो तो जो तवारीख आता है, अर्थात जो इतिहास के जो ग्रंथ आते हैं साथियों, किसके, फारसी भाषा के और उर्दू भाषा के जो ग्रंथ आते हैं साथियों, इनसे हमें जो विशेषता दोस्तों गौर कर लेना कि मध्यकालीन साथियों किसी दोस्तों हमें केवल दोस्तों विशेषता दोस्तों मध्यकालीन दोस्तों राजस्थान का इतिहास को दोस्तों जानने में समझने में मदद मिलती है। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन बनने का साथियों कि उर्दू और फारसी दोस्तों जो इतिहास के जो ग्रंथ है साथियों, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, पूर्व काल की, मध्यकाल की या आधुनिक काल की। तो याद रखना मध्यकाल की जानकारी देखने को मिलती है। वहीं पर दोस्तों जो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है साथियों कर्नल जेम्स टोड, क्या नाम है, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने दोस्तों एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी, जो कि पश्चिमी भारत की यात्रा और दोस्तों बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर साथियों, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कवि राजा श्यामल दास का दोस्तों वीर विनोद जो कि शंभू सिंह के कहने पर लिखा, शंभू सिंह के कहने पर लिखा, विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा दोस्तों मारवाड़ राज्य का इतिहास साथियों, किसने दोस्तों, विश्वेश्वर नाथ ने क्या लिखा साथियों, मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा, जो कि सेकंड ग्रेड में आप लोगों से पूछा जा चुका है। जीएच ओझा के द्वारा दोस्तों लिखा गया, तो लिखित दोस्तों उदयपुर, जोधपुर, सिरोही और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के इतिहास दोस्तों ग्रंथ प्रमुख है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मैंने जब आप लोगों से जीएच ओझा की चर्चा की थी ना साथियों, कक्षा 10वीं का अंतिम अध्याय दोस्तों जब जीएच ओझा की मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि साहब जी 1863 ईस्वी में दोस्तों जीएच ओझा का जन्म होता है साथियों। ठीक है दोस्तों, रोहिड़ा गांव सिरोही में। ठीक है, तो रोहिड़ा गांव सिरोही में दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक उदयपुर का इतिहास लिखा साथियों, कहाँ का लिखा, उदयपुर का लिखा, जोधपुर का लिखा, सिरोही का लिखा साथियों, डूंगरपुर का लिखा, साथ में दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का इतिहास ग्रंथ दोस्तों इन्होंने लिखे थे। किसने साथी, जीएच ओझा ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो कि दोस्तों किसके जीएच ओझा के द्वारा नहीं लिखा गया। मारवाड़ दोस्तों उदयपुर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास साथियों, सिरोही का इतिहास, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा इन्होंने, किसने, जीएच ओझा ने। ठीक है, चलिए तो ये थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, ये थे दोस्तों महामहोपाध्याय गौरीशंकर जीएच ओझा, जिनको जो महामहोपाध्याय की जो उपाधि थी दोस्तों अंग्रेजों ने दी थी। किसने दी थी, अंग्रेजों ने। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा की उपाधि किसने दी थी साथी, मेवाड़ के शासकों ने दी थी, मेवाड़ के शासकों ने दी थी, ये बात आपको याद रखना। और इन्हें केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी, अंग्रेजों ने। किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए ये थे दोस्तों हमारे दोस्तों कक्षा 3 के दोस्तों बारे में दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों कि राजस्थान की जो इतिहास है उसको जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, ये दोस्तों रचनाएं आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, याद रखना। ठीक है साथियों, इनको चलिए दोस्तों हम अध्याय नंबर 4 की चर्चा करते हैं, जो कि आप लोगों के सामने है साथियों। ठीक है, चलिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल, हालांकि दोस्तों मैं दोस्तों कक्षा 10वीं में दोस्तों आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, क्लास 10 जो थी दोस्तों, क्लास टेंथ का दोस्तों जब राजस्थान में सभ्यता स्थल थे उनको मैंने आप लोगों को देख लिया, लेकिन कक्षा छठी पढ़ना इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है साथियों, वहां से कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए इस किताब में, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट का मतलब बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट दिए गए जो कि आपको याद रखना चाहिए। अक्सर कोचिंग संस्थान वाले होते क्या है और किताबें जो होती क्या है तो वो अक्सर इन किताबों को इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए बेसिक प्रश्न है दोस्तों उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जहां से प्रश्न पूछेगा मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। ठीक है, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वो दोस्तों समूह का में रहकर कार्य प्रारंभ करता है, इसी सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ में दोस्तों सभ्यताएं विकसित हुई, किंतु दोस्तों समय परिवर्तन के साथ में कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो गई, कुछ नया दोस्तों आकार बना लेती है। राजस्थान में कई ऐसी सभ्यता और संस्कृतियां स्थल दोस्तों मरुस्थल और अरावली नदियों के किनारे मिट्टी में दोस्तों दबे पड़े। तो साहब जी कहाँ पर, एक तो दोस्तों मरुस्थल में साथियों और अरावली के दोस्तों नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े। एकदम सही बात है। अगर हम मरुस्थल की चर्चा करें तो हमारी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता आ जाएगी साथियों, अरावली की चर्चा करें हमारी आर्ट सभ्यता वगैरह गणेश सभ्यता है साथी, सारी कहाँ आ जाएगी, अरावली। ठीक है, चलिए राजस्थान में मानव का प्रारंभिक दोस्तों क्रियाकलाप क्या थे, वे कब प्रारंभ हुए, इसके लिए तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। बिल्कुल साथियों दोस्तों मानव का जो प्रारंभिक दोस्तों जो क्रियाकलाप था क्या करते थे, कहां से प्रारंभ होता है, इसके में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है साथियों। ठीक है, जिस काल में दोस्तों इतिहास लिखित इतिहास के उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री को आधार पर ही जाना जा सकता है कि उत्खनन से प्राप्त
प्राप्त हुई प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, तो हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरण की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। गौर करना साथियों, यहाँ से प्रश्न आप लोगों से बन सकता है कि उत्खनन से किसमें, राजस्थान का दोस्तों ये जो इतिहास साक्ष्य हमें उत्खनन से क्या क्या देखने को मिलती है। प्राचीनतम साक्ष्यों में हमें दोस्तों आवास स्थल देखने को मिले, लकड़ी की नालियां देखने को मिली साथियों। लकड़ी की नालियां कहाँ मिली थी, कालीबंगा से मिली थी साथियों। अनाज के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं, चाहे वो तो आर्ट सभ्यता हो साथियों, चाहे वो कालीबंगा सभ्यता हो। तो हड्डी के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। कल भी जब हमने तो आप लोगों से पीवाईक्यू की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि जो मध्यकालीन जो सभ्यता थी तो हमें यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण देखने को मिले, साथ में हड्डी के आभूषण भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, पत्थरों के पत्थर के अस्त्र शस्त्र भी देखने को मिले। किसके, पत्थर के अस्त्र शस्त्र बनाते थे साथियों उस जमाने में शिकार करने के लिए साथियों, क्योंकि उन्हें तो औजारों का ज्ञान नहीं था साथियों, किसका, धातु का ज्ञान नहीं था, इस वजह से पत्थर के उपकरण बनाते थे प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों से हमें पत्थर के जो उपकरण है वो सर्वाधिक संख्या में मिले साथियों, इनकी जो पत्थर के जो उपकरण है साथियों वो हमें सर्वाधिक संख्या में मिले। इस वजह से उस युग को क्या कहा गया साथियों, उस युग को प्रस्तर युग कहा गया। तो अतः उसे प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। ठीक है, प्रस्तर युग में तो मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। किसका शिकार करता था साथियों, जानवरों का शिकार करता था, अथवा जंगलों में एक कंद मूल एकत्र करके अपना पेट भरता था। अतः उसने पत्थर की कुल्हाड़ी, गंडासा और छुए जैसे उपकरण बनाए। मैंने आपको बता दिया साथियों, पत्थर के सर्वाधिक उपकरण देखने को मिले, अतः इसे प्रस्तर युग का क्या क्या उपकरण मिले, जैसे कि कुल्हाड़ी मिली साथियों, क्या मिली, कुल्हाड़ी मिली, गंडासा मिला और छुरा मिला। ठीक है, मानचित्र 4.1 को देखकर तो राजस्थान के प्रचुर है ना कोई मुख्य उपकरण ऊपर देखेगा प्रस्तर युग के उपकरण। ठीक है, प्रस्तर उपकरण की बात करें तो राजस्थान में प्रस्तर के जो उपकरण युग है मुख्यतः बनास नदी, गंभीरी नदी साथियों, बेडज नदी और चंबल नदियों के घाटों और शैलाश्रयों में बहुत मिले हैं। जब मैंने आपको चर्चा की थी तब आपको बता दिया था, है ना। हाँ, चलिए चलिए, प्रस्तर युग के बाद में ताम्र काल से काल अब देखिएगा, गौर करना इंपोर्टेंट बात आती है कि पत्थर के युग के बाद यानी कि प्रस्तर के युद्ध के बाद में, पत्थर के युग के बाद में राजस्थान में या भारत में बात करें तो साहब जी ताम्र और कांस्य युग आया। क्या है साथियों, ताम्र प्लस कांस्य युग आया। और इस इसके काल के बाद में लोह युग का आरंभ हुआ। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साहब जी निम्न को क्रम से जमाइए, पहले लोह काल आया, फिर कांस्य काल आया, तांबे का काल आया, फिर प्रस्तर युग आया। पहले प्रस्तर आएगा, फिर ताम्र प्लस कांस्य काल आएगा, फिर लोहे का युग आएगा साथियों। ठीक है, बात आप लोगों का ही समझ में। चलिए, तो ये क्रम भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए, छोटे छोटे प्रश्न है, अक्सर जब एग्जाम में आते हैं तो अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, हम पूर्व पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्यों की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने अब धातु के उपकरण बना ली। मैंने आपको बताया कि पहले जो मनुष्य था जब उसे धातु का ज्ञान नहीं था तो पत्थर के उपकरण बनाता था, लेकिन जब उसे धातु का ज्ञान हुआ साथियों तब उसने धातु के उपकरण बनाना शुरू कर दिए। धातुओं में भी उसने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। मैंने आप लोगों को बताया साथियों कि प्रस्तर युग था, प्रस्तर युग के बाद में ताम्र युग आया। अर्थात मैं यूं कह सकता हूँ कि जो मनुष्य था साथियों उसने सबसे पहले धातु का जिस धातु का इस्तेमाल किया वो थी साथियों तांबा। क्या थी तांबे का प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र काज से सभ्यताओं के अवशेषों की चर्चा करें, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता हो गई, ये भी ताम्र सभ्यता है साथियों। गणेश्वर सभ्यता तांबे की सभ्यता है, जो कि सेकंड ग्रेड में आप लोगों से पिछली बार पूछी गई। आहर सभ्यता हो गई साथियों, आदि। ठीक है, चलिए, कालीबंगा सभ्यता की जो अवशेष है वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, राजस्थान में सभ्यता के प्रमुख केंद्र देख लीजिए साथियों। अक्सर यहाँ से कभी कभी जो मैप होता है ना, इस मैप से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और हर बार एग्जामों में देखने को मिलता है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूँ तो कालीबंगा कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल और जो सोती सभ्यता है देखिएगा, सोती सभ्यता बीकानेर में है साथियों, जबकि ये जो सारी की सारी जो सभ्यता है हनुमानगढ़ में। कहा है साथियों, हनुमानगढ़ में। बड़ा पोल सभ्यता, रंगमहल पीलीबंगा, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है साथियों, हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और जो बड़ा पोल है साथियों, सारी की सारी कहाँ है साथियों, सारी की सारी कहाँ देखने को मिलती है हनुमानगढ़ में। जबकि मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ साथियों किसकी, सोती सभ्यता की साथियों, तो सोती सभ्यता बीकानेर में साथियों। मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया था, सोती सभ्यता कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है, चलिए, सोनारी सभ्यता की चर्चा करें तो साथियों सोनारी जो सभ्यता है साथियों झुंझुनू में सोनारी सभ्यता झुंझुनू में साथियों। ठीक है, झुंझुनू में। गणेश्वर सभ्यता की चर्चा करें तो सीकर में और बेराट सभ्यता की चर्चा करें तो आप जो कोटपुतली बरोड आ जाएगा। क्या जाएगा बेराट सभ्यता, देखो साथी, बेराट सभ्यता कोटपुतली बरोड, क्या जाएगा कोटपुतली बरोड। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो बेराट सभ्यता थी साथियों कोटपुतली बरोड में आती है। ठीक है, चलिए, दर सभ्यता की चर्चा करें तो दर सभ्यता, कौन सी सभ्यता, दर सभ्यता। देखो भाई, दर सभ्यता
जो कि दर सभ्यता आती है तो हमारी भरतपुर में, कहां पर आती है, भरतपुर में। वही दोस्तों रेड सभ्यता की चर्चा करें तो साहब रेड सभ्यता आती जाती है हमारी दोस्तों टोंक में, कहां पर आ जाती है, टोंक में। ठीक है साथियों, नगर सभ्यता भी दोस्तों टोंक में आ जाएगी, कहां जाएगी दोस्तों, नगर सभ्यता टोंक में आ जाएगी। जबकि नगरी कहां है साहब जी, चित्तौड़ में। देखेंगे दोस्तों यहीं पर देखेगा साहब जी नगर, देखिएगा नगर सभ्यता टोंक में है साथियों, कहां पर है, टोंक में। ठीक है, रेड सभ्यता टोंक में। जबकि जो नगरी सभ्यता है साथियों वो हमारी आती है चित्तौड़गढ़ में, कहां पर आती है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए आर्य सभ्यता की चर्चा करो साथियों तुम लोगों से, तो आर्य जो सभ्यता आती है हमारी आर्य उदयपुर में आ जाती है। ठीक है साथियों, गिलोन सभ्यता की चर्चा करें तो साथियों राजसमंद में आ जाती है साथियों। बागोर सभ्यता की साथियों अगर चर्चा की जाए आप लोगों से, बागोर सभ्यता जो कि दोस्तों भीलवाड़ा में, कहां पर है, भीलवाड़ा में साथियों। और तिलवाड़ा सभ्यता जो कि बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे। बालोतरा मत कर देना तुम गलती से भी यहाँ पर कि सर जी बालोतरा नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका, नहीं, ये पूरे 41 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए बालोतरा बाड़मेर में। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप लोगों से चर्चा की। अगले देखेगा पहली सभ्यता आती है हमारी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता साथियों, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, चलिए कालीबंगा सभ्यता को देखिएगा साथियों, अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से आप लोगों से। ठीक है कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में दोस्तों दौंसदती नदी और दोस्तों सरस्वती जो नदी घाटी थी साथियों, इनके में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों फली फूली, साथ में अमलानंद घोष के द्वारा दोस्तों जिसने तो करीब 2 दर्जन पुरातत्व स्थलों की खोज की। क्वेश्चन गौर कर लेना आप लोगों से कि कालीबंगा जो सभ्यता थी साथियों जो कि दौंसदती प्लस सरस्वती नदी के किनारे खोजी गई दोस्तों। खोज कौन करते हैं साथी, अमलानंद घोष करते हैं। लेकिन अमलानंद घोष ने दोस्तों करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी। गौर कर लेना, इंपोर्टेंट बात आपको याद ना कि राजस्थान में दौंसदती नदी प्लस सरस्वती नदी घाटी में, नर्स दो सरस्वती और दो सरस्वती दो नदी घाटी में जो अमलानंद घोष थे साथियों, इन्होंने दो 2 दर्जन का मतलब क्या होगा, 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब होता है साथियों 12। कितने होते हैं दोस्तों, 12। अगर मैं 12 को अगर 2 से इंटू कर दो साथियों, इसका होता है दोस्तों 24। कितने साथियों, 24 दोस्तों पुरातात्विक स्थलों की खोज की। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से साथियों कि अमलानंद घोष के द्वारा 2 दर्जन पुरातात्विक स्थलों की खोज की। 1 दर्जन का मतलब सर जी 12 केले, 2 दर्जन का मतलब कितने साहब जी, तो 24 केले। ठीक है, चले लगभग दो 24 दर्जन हो गया, 24 की खोज की। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, याद है ना, इंपोर्टेंट लगा ले साहब, इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। देखिएगा जो अमलानंद घोष ने दोस्तों जो 2 दर्जन जो खोज की ना साथियों सभ्यता स्थलों की, किसकी सभ्यता दोस्तों जो पुरातात्विक जो स्थलों की खोज की, उनमें जो सबसे प्रमुख है वो है हनुमानगढ़ में जो कि जो तो कालीबंगा प्रमुख है। ठीक है, बाद में दोस्तों बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर दोस्तों खुदाई हुई साथियों। बीबी लाल बीके थापर के निर्देशन में क्या हुई साथियों, खुदाई हुई। सिंधु जो कि यहाँ खुदाई में यहाँ से में सिंधु सरस्वती जो नदी सभ्यता थी, यहाँ का एक नगर मिला साथियों जिसके मकानों में तो ईंटों का प्रयोग होता था। किसका होता था दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो ईंटें होती थी साथियों, ये दोस्तों किस में, आग में पकाई गई ईंटें, सॉरी दोस्तों धूप में पकाई गई ईंटें थी, दोस्तों धूप में पकाई गई। ठीक है, तो धूप में पकाई गई ईंटें थी दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, मकानों में जो 4 बड़े दोस्तों और छोटे दोस्तों क्या होते थे साहब जी, दोस्तों कमरे होते थे। गौर करना कि जो कालीबंगा सभ्यता थी साथियों, इस कालीबंगा सभ्यता से जो मकान मिले साथियों, मकानों में 4 या 5 बड़े कमरे होते थे, तो 4 या 5 बड़े या कुछ दो छोटे कमरे भी होते थे। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे साथियों उनमें कमरे कितने थे साहब, 4-5 होते थे। ठीक है, कमरे होते थे। ठीक है, बस्ती से दोस्तों गंदा पानी निकालने के लिए दोस्तों निकासी के लिए दोस्तों लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई थी। क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है आप लोगों से कि बस्ती में दोस्तों गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी की साथियों, किसकी, लकड़ी की और ईंटों की दोस्तों नालियां बनी हुई थी साथियों। मैंने आप लोगों से बताया कि दोस्तों कहां से, दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा है कि लकड़ी की प्लस ईंटों की नालियां मिली है, ईंटों की भी मिली है, साथ में लकड़ी की नालियां भी मिली है। ठीक है, यहाँ चबूतरे भी मिले, क्या मिले साथियों, यहाँ से चबूतरे भी मिले। ये भी बात आपको याद ना, जिन पर अग्निकुंड यानी कि दोस्तों वेदिकाएं बनी हुई है। क्या बनी हुई साथियों, यहाँ पर वेदिकाएं बनी हुई है। संभवतः ये धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। संभवतः यह जो अग्नि जो वेदिकाएं थी साथियों वो धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। दूसरे टीले पर हमें दोस्तों एक दुर्ग के अवशेष मिले। क्या मिले, तो सामान्य था राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है साथियों। ये क्या माना जाता है, जो मैंने आप लोगों से पढ़ाया था दोस्तों दुर्ग, तो आपको बता दिया था कि कालीबंगा सभ्यता में सबसे प्राचीन दुर्ग देखने को मिलता है दोस्तों, दुर्गीकरण के अवशेष। ठीक है, चलिए कालीबंगा नगर योजना तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर तो बाहरी जोती हुई दोस्तों के बाहर नगर की जो प्राचीर है साथियों, प्राचीर का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, दीवार। दोस्तों क्या है दोस्तों, दीवार, प्राचीर का मतलब दीवार।
के बाहर साथियों जोती हुई दोस्तों कृषि भूमि के दोस्तों में साक्ष्य देखने को मिलते हैं। खुदाई में दोस्तों गाय के मुख वाले प्याले। गौर करना साथियों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि कालीबंगा सभ्यता से, कहां से साथियों, कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या क्या चीजें मिली साथियों। एक तो मिला है कि गाय के दोस्तों मुख वाले प्याले साथियों, किसके दोस्तों, गाय का जो मुख होता है साथियों उसके समय दोस्तों में पाले मिले, प्याले मिले दोस्तों, जिससे कि आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तांबे का बेल मिला है साथियों, किसका दोस्तों, तांबे का बेल मिला है। गौर करना, तांबे का बेल मिला है, गाय के मुख वाले प्याले मिले, कांसे का दर्पण मिला है साथियों, किसका, कांसे का दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है साथियों। जब भी मैंने आप लोगों से कल दोस्तों किसकी चर्चा कर रहा था, तो जब आभूषण की चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको बता दिया था कि हाथी दांतों का इस्तेमाल होता था प्राचीन जमाने में, जो कि दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया था, सर तो पूर्णतः वर्जित नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों गाय के मुख वाले प्याले, तांबे का बेल मिला साथियों, कांसे का दर्पण मिला और हाथी दांत का दोस्तों कंगा मिला। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले साथियों, कांच की मणियां मिली साथियों, किसकी मिली, कांच की मणियां मिली, और किन्नौले यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने, गौर कर लेना, कालांतर में साहब जी नदी का पानी सूखने से, जलवायु परिवर्तन से, या दोस्तों मरुस्थल में बाढ़ बढ़ने से आदि के कारणों से जो समृद्ध बस्ती उजड़ गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है साथियों। मैं नहीं कहता हूँ, अनुमान लगाया जाता है। चाहे वो दोस्तों सरस्वती नदी का पानी सूख गया हो सकता है जलवायु परिवर्तन हो चुका हो सकता है साथियों अचानक दोस्तों मरुस्थल में बाढ़ आ गई हो। ठीक है, कई प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारी कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका विनाश हुआ होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। बेल किसका मिला है साथियों, तांबे का, कांसे का दर्पण मिला है तो कांच की मणियां मिली, हाथी दांत का कंगा मिला है साथियों। ठीक है, ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। अब देखिए दोस्तों हमारे साथ में दोस्तों जो सभ्यता आती है उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी कि बेड़च नदी के किनारे दो टीलों पर दिखाई देती है। गौर करने जो आगाट जो पूरे, जिसे हम आहड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, आहड़ सभ्यता है साथियों, इंपोर्टेंट है। इसके बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी, गौर करना साथियों। आहड़ यानी कि दोस्तों आगाटपुर, जिसे हम आहड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आहड़, उदयपुर के पूर्व में मिली। पहली बात तो प्रश्न यही बनेगा आप लोगों से कि जो आगटपुर जो सभ्यता है दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि में दोस्तों कहां से मिली साहब जी, पूर्व दिशा से मिली। अंडरलाइन करना क्वेश्चन बनेगा आप लोगों कहां से मिली, आहड़ के पूर्व में स्थित है। ये जो छोटे छोटे प्रश्न है इसी वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, पढ़ने में तो तुम भी पढ़ दोगे लेकिन तुम उसको क्या कर दो सर, इग्नोर कर दोगे, क्या कर दो, इग्नोर कर दोगे। इग्नोर नहीं करना है साथियों, शब्दों को बारीक से पढ़ना है, पढ़ना पड़ता है बारीक चीजें। ठीक है, तो उदयपुर के पूर्व दिशा में स्थित है। आहड़ नदी के किनारे दो टीले देखने को मिली, कितने, दो तो मिली साहब जी, दो टीलों में मिली थी। क्वेश्चन आ जाए साहब जी, आठ सभ्यता कितने टीलों में मिली थी, एक टीले में या दो टीले में, सर जी दो टीलों में मिली थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता से दो दर्जन स्थलों की खोज की थी, जिनमें कालीबंगा सबसे प्रमुख है साथियों। यही तो चीजें हैं साथियों, और क्या है, जिनको स्थानीय भाषा में लोग धूल कोट कहते हैं। धूल का कोट यानी कि दोस्तों धूल का दोस्तों जो टूला था दोस्तों, जो मिट्टी का जो टीला था उस धूल के टीले के नीचे मिली थी, अतः इसे नाम दिया गया साथियों धूल कोट। क्या नाम दिया गया साथियों, इसे धूल कोट कहा गया। पहली बस्ती ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। गौर करना, जो दो टीले मिले साथियों, इन दो टीलों में से दोस्तों जो पहले वाली दोस्तों बस्ती थी, पहले वाली बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी गई। ठीक है, किसके नाम से जानी गई, ताम्रवती के नाम से जानी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण के केंद्र होने के कारण इसका नाम पड़ा होगा। किसके, क्यों, अगर इसे ताम्रवती क्यों कहा गया साहब जी, सीधी सी बात है, तांबे का प्रयोग होता होगा, तांबे के औजारों का, किसका, तांबे के औजारों का निर्माण का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसका नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर के नाम से जाना गया। क्वेश्चन भविष्य में बनेगा साथियों तुम लोगों से, क्या बनेगा साथियों, भविष्य में प्रश्न आप लोगों से ये बनेगा कि ये जो आहड़ सभ्यता थी साथियों, इस आहड़ सभ्यता का नाम आगाटपुर का पड़ा साथियों। तो आगाटपुर का पड़ता साथियों 10वीं या 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना, इसे 10वीं या 11वीं शताब्दी में आगाटपुर के नाम से जाने लगा था, किसको साहब जी, आहड़ सभ्यता को। ठीक है, चलिए, तो साहब जी उदयपुर के पूर्व से मिली साथियों, दो टीलों में प्राप्त होती है। तो पहले जो बस्ती थी ताम्रवती कहा गया, धूल कोट कहा गया, ताम्रवती क्यों कहा गया साहब जी, औजार मिले साहब जी। ठीक है, चलिए, बेड़च नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, आड़ या बेड़च, चलिए अगला देखिएगा साथियों कि यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें। और करना, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मकानों की दीवारों में पत्थरों में साथियों मिट्टी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी दोस्तों, मिट्टी से बनी हुई थी। यार ना, जो मकानों की जो दीवारें थी दोस्तों पत्थर प्लस मिट्टी से बनी हुई थी। ये बात आपको याद रखना है कि जो मकान की जो दीवारें थी साथियों आहड़ सभ्यता की, किसकी, आहड़ सभ्यता की जो मकान की जो दीवारें थी साथियों, एक तो बनी थी दोस्तों पत्थर से प्लस दोस्तों मिट्टी से, यानी कि दोनों का इसमें प्रयोग होता था। किसने, मिट्टी प्लस पत्थर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग किया गया था किसमें, आहड़ सभ्यता की दीवार बनाने। ठीक है, जिसकी छत दोस्तों, किसकी, जो मकान की जो छत होती थी साथियों, गौर करना, भविष्य का प्रश्न बनेगा साथियों यहाँ से, किसका बनेगा,
भविष्य का प्रश्न बनेगा, अंडरलाइन कर लेना, गारंटी देता हूँ 100% प्रश्न बनेगा। कि जो मकान की जो छत होती थी प्लस पत्थर से प्लस दो मिट्टी से बनी होती थी, जो छत होती थी दोस्तों वो बांस और केलू से, गौर करना, जो छत होती थी साथियों बांस प्लस केलू से बनी होती थी, गौर करना, अंडरलाइन करना, जो छत होती थी साथियों वो बांस प्लस केलू से बनी होती थी, ये बात आपको याद रखना है। तो छत किससे बनी होती थी साथियों, बांस प्लस केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की दो पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। अगर मान लिया जाए तो मैं कहूँ सर जी 20 बाई 20 का कमरा था, अब 20 बाई 20 का कमरा है, उसके साथ एक व्यक्ति के दो बच्चे थे, अगर उनको 20 बाई 20 के कमरे को दो भागों में बांटना है, उसे दो टुकड़ों में बांटना है, अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग कमरे चाहिए। शादी हो गई तो नई बीवी आएगी साथियों, अलग अलग कमरा मांगेगी, तो क्या क्या करते थे साहब जी आर्ट सभ्यता के लोग साथियों, कि बड़े कमरों को साथियों, बड़े कमरों में बांस की दो पर्दी लगा दी जाती थी, बांस की जो दो डंडियां है वो आपस में खड़ी कर दी जाती थी, और उन दो पर्दियों पर किसके बांस के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती थी। क्या चढ़ा दी जाती साथियों, मिट्टी चढ़ा दी जाती, अंडरलाइन करना, बांस की पर्दी चढ़ा पर उसकी बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ा दी जाती थी, जिसे वो दो छोटे छोटे कमरों यानी कि ओवरों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, मकानों में 4 से 6 चूल्हे होते थे। गौर करना, क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है कि जो आर्ट सभ्यता के जो मकान थे साथियों, हमें यहाँ से 4 से 6 चूल्हे मिले हैं साथियों, क्या मिले, 4 से 6 चूल्हे मिले, ये बात आपको याद रखनी है, जो कि संयुक्त परिवार या दो तो सामूहिक दो तो भोजन विधि के साक्ष्य प्रदर्शित करते। सीधी सी बात है, अगर एक मकान में 4 से 6 कमरे हैं साथियों, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उस तो घर में एक से अधिक बहुत सारे लोग होते होंगे। अब 4 से 6 किस काम आएगी, एक चूल्हा दो तो कम से कम 10-12 व्यक्तियों की खाना अच्छी तरह से बना देता है 1 घंटे में। ठीक है, तो अगर 4 से 6 चूल्हे तो मतलब यूं कह सकते हैं कि वो दो तो 40-50 व्यक्तियों को घर रहा होगा, सामूहिक घर रहा होगा, सामूहिक संयुक्त परिवार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ से उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं, ये क्वेश्चन गौर करना साथियों, अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, कौन सा दोस्तों, के में दोस्तों किस सभ्यता से उच्च कोटि के चावल प्राप्त होते हैं, तो आर्य सभ्यता से साथियों, किससे, उच्च कोटि के, किसके, उच्च कोटि के चावल मिले हैं साथियों, यहाँ से क्या मिले, उच्च कोटि के चावल मिले, साथ में आहार में भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है, भट्टी नुमा जानते हो ना, यानी कि रसोइयां भी होती होगी समय उस जमाने में, लो भाई साहब भट्टी, हाँ भट्टी खोद साहब, भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, भट्टी नुमा चूल्हा मतलब बड़ी बड़ा प्रोग्राम होता होगा, लोग तो लाजो चौधरी रोटी खुआऊंगा, चौधरी रोटी खुआऊंगा, तो बड़ा बड़ा भट्टी गला चूल्हा मिला है। ठीक है, ये दो सामान्य माना जाता है कि यहाँ से दो तांबे के, यहाँ इससे ये माना जाता है कि तो यहाँ से दो तांबे के क्या मिले, दो इसको अंडरलाइन करना, ये पूरा का पूरा पेज इंपोर्टेंट है, भविष्य में यहाँ से बने प्रश्न बनेगा, भविष्य में 100% नहीं 1000% गारंटी देता हूँ प्रश्न बनेगा ही बनेगा तो इस पेज से। ठीक है, चलिए, यहाँ से दो तांबा पिघलाया जाता था, अगर दो जो भट्टी मिली साथियों, कौन सी, ये जो आहार है तो जो भट्टी नुमा चूल्हा मिला साथियों, भट्टी नुमा जो चूल्हा मिला, कहीं ना कहीं इसमें तांबा पिघलाया जाता होगा साथियों, क्या पिघलाया जाता होगा, तांबा पिघलाया जाता होगा, तांबे के पात्र देखेगा, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी। ठीक है साथियों, चले, आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, लो कर लो साहब जी बात, किसकी बात करें साहब जी, जो आहड़वासी जो व्यक्ति थे साथियों, कहीं ना कहीं ये बर्तन बनाने में क्या थे साहब जी, समृद्ध थे, पक्ष में थे, तो दक्ष थे, इनकी जो निपुण थे साथियों, एक प्रकार से निपुण थे। ठीक है, चलिए, यहाँ से दो लालपुर है, गौर करना दोस्तों, यहाँ से लाल और फूल है मृदभांड में दोस्तों, यहाँ से कहाँ से साथियों, जो आहड़ था दोस्तों, यहाँ से बर्तन मिले और बर्तन बनाने में दक्ष थे, और यहाँ के जो मकबूल जो मृदभांड थे साथियों, वो लाल प्लस दोस्तों रेड एंड ब्राउन, दोस्तों कौन, दोस्तों रेड एंड ब्राउन मृदभांड मिले हैं साथियों, कहाँ से मिले, रेड एंड ब्राउन का, ब्राउन का मतलब तो पूरे मृदभांडों की हाथ की सफाई और अलंकरण से उत्कृष्ट से, दोस्तों हाथों की सफाई, हाथ की सफाई दोस्तों प्लस दोस्तों अलंकरण से उत्कृष्ट थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि कालीबंगा जो सभ्यता के जो क्या थे, जो मिट्टी के जो बर्तन थे वो दोस्तों मतलब उत्कीर्ण दोस्तों अलंकरण नहीं थे, अलंकरण से युक्त नहीं थे, ये बात आपको याद रखिए। ठीक है, धूल कोट के सन 1951-52 में हुए उत्खनन से में त्रस्तरिया, दीपक और धूप दानियां मिली, साथ में कटोरिया भी हमें मिली है, क्या मिली है, धूल कोट का जब दो उत्खनन किया गया सन 1951-52 में साथियों, तो हमें एक तो त्रस्तरिया मिली साथियों, दीपक मिला है साथियों, दीपक के अलावा धूप दानियां भी यहाँ से मिली है, क्या मिली है, धूप दानियां, कटोरिया यहाँ से मिली साथियों, कटोरिया, मटके मिली है, कलश मिला है, चूड़ियां मिली है, खिलौने मिले और दिन में 26 किस्म की मणियां मिली। गौर करना साथियों, क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा कि आहड़ से दोस्तों जब आहड़ में सन 1951-52 में क्या किया गया साहब, जो उत्खनन किया गया तब वहां से कितनी प्रकार की मणियां मिली साथियों, 26 प्रकार की मणियां मिली, कितनी प्रकार की, 26 प्रकार की मणियां मिली है, जिनमें दो तो देखिएगा 26 प्रकार की मणियां मिली है, साथ में दो 6 तांबे की मुद्राएं मिली, क्या मिली, 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, और दो 3 मोहरे मिली है, मोहरे कितनी मिली, 3 मिली है। ठीक है, तो 6 तांबे की मुद्रा मिली है, जिनमें जो
6 तांबे की मुद्रा मिली है, साथ में 3 मोहरें भी प्राप्त होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग गौर करना। ये क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा। सर जी भविष्य का प्रश्न देखो साथियों, भविष्य का प्रश्न देखेगा, भविष्य का प्रश्न देखिए, सर भविष्य का प्रश्न क्या करता है, गारंटी देगा कि प्राकृतिक प्रकोप से ये जो सभ्यता थी 208 सभ्यता, ये प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई होगी, प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई होगी। और इस सभ्यता के जो लोग थे साथियों, जो लोग थे साथियों, कहीं ना कहीं तो उत्तर पूर्व, कहां पर साथियों, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये 8 सभ्यता यहाँ पर मान लिया जाए तो यहाँ से दो इस दिशा में गए, ये दो नॉर्थ हो जाएगा, ये दो ईस्ट हो जाएगा, ये दो साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, इस दिशा में बढ़े। और दो साथ में दो 8 से दो में इस दिशा में देखने को इस दिशा में, ठीक है। यानी कि ये तो दो उत्तर पूर्व, दो ये उत्तर और ये पूर्व और ये दक्षिण पूर्व, इस दिशा में बढ़े साथियों। बात करना पसंद देखिएगा कि जब 8 सभ्यता का प्राकृतिक, 8 सभ्यता में प्राकृतिक प्रकोप हुआ होगा साथियों किसी कारणवश दोस्तों, तो जो 8 सभ्यता के जो लोग थे साथियों, वो यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़े और यहाँ से वो दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ से बढ़ने के बाद में उन्होंने एक नया सभ्यता का स्थल बसाया। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों से कहूं दोस्तों कि यहाँ से आगे बढ़े और उन्होंने गिलोंड नामक सभ्यता साथियों प्लस भगवानपुरा सभ्यता जैसे स्थल बसाए साहब जी। किसने बताया साहब जी, आहड़ वासियों ने गिलोंड सभ्यता का स्थल और भगवानपुरा सभ्यता के इसमें दो क्या बनाए साथियों, हाँ स्थल बसाए, ठीक है। और ये प्रश्न बनेगा आप लोगों से, कोई माइका लाल रोकने की जरूरत नहीं कर सकता इन प्रश्नों को, ठीक है। गारंटी देता हूं आएगा भाई, ठीक है। 26 किस्म की मणियां मिली, 6 तांबे की मुद्राएं मिली और दो 3 मोहरें भी मिली है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए, तो ये थी दोस्तों हमारी दोस्तों 8 सभ्यता दोस्तों, ठीक है। कौन सी दोस्तों 8 सभ्यता के बारे में, राजस्थान की दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी मैंने आप लोगों से चर्चा की, आप लोगों से कालीबंगा आहड़ सभ्यता के बारे में, ठीक है। अगली दोस्तों जब हम चर्चा करेंगे आजादी से पूर्व राजस्थान सरकार का स्वरूप कैसा था, यानी कि राजस्थान दोस्तों आजादी से पूर्व जो सरकार का जो स्वरूप था वो कैसा होता था साथियों। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। पानी पी लेता हूँ, फिर चर्चा करेंगे 10-15 मिनट में आप लोगों से पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों देखते हैं कि आजादी से पूर्व तो सरकार का जो स्वरूप होता तो गवर्नमेंट होती थी, तो उस गवर्नमेंट का स्वरूप कैसा होता, टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों आजादी से पूर्व, ठीक है। चलिए, रविवार का दिन था साथियों, दिशा अपनी माँ के साथ में गांव के पनगढ़ पर दो पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने दो पनगढ़ के पास में बसे हुए दो पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए देखा, फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन है, ये क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया ये पर्यटन है और इस पुराने किले को देखने आए। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो कि देखने आए साहब जी। माँ ने बताया कि किला बहुत ही पहले गांव के जागीरदार ने बनवाया था, वे इस किले में रहते थे और उसकी दो प्राचीनता के कारण पर्यटन इसको देखने आते। अब दिशा ने ये एक और प्रश्न कर लिया कि ये जागीरदार कौन है साथियों, जागीरदार कौन है। माँ से एक दो तो अब दो तो वे कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुआ कहा कि पहले जागीरदारी गांव के प्रशासक होते थे और गांव के पास ही देख रेख जागीरदारी होती थी। दिशा ने सब कुछ और प्रश्न पूछते हुए उससे पहले घर पर आ गए और उससे सभी प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन तो दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते प्रश्न पूछ लिया, गुरु जी जागीरदार कौन होते थे और ये कहाँ गए। सर जी बताइए साथ लो, बताओ तुम्हें मुझसे प्रश्न लोग लेकर, सर जी जागीरदार कौन थे, कहाँ चले गए। आइए देखते हैं साथियों। अध्यापक जी ने कहा चलो आज हम जागीरदार और जागीरदार व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो मैं भी आप लोगों को आज जागीरदार पढ़ाऊंगा और जागीरदारी जो व्यवस्था है साथियों उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, आजादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था साथियों, बिल्कुल दोस्तों मैंने बोला वर्तमान में हमारे राज्य में कितने जिले साथियों, 41 जिले, और 41 जिलों में दोस्तों ये दोस्तों स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। पहले नहीं था, अब तो है, ठीक है। ये मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संभालती थी और रियासतों में शासक अपने मंत्रियों के दो जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था दोस्तों, शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था और शासन का दोस्तों ये प्रकार राजाशाही शासन कहलाता था। राजाशाही शासन का स्वरूप तो राजस्थान की विभिन्न रियासतों में और में सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि वंश का तो राज्य हुए थे। अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में दो शासन संभालने के लिए केंद्रीय व्यवस्था में पदाधिकारी राजा, मंत्री, पक्ष, दो खंजासी, परगना अधिकारी थे। अब गौर करना, यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, उस प्रश्न को गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आप लोगों से, ठीक है। 2 पेज है, दो तो ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, मंत्री, राजा अपने शासन का दो शासन
कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था, है ना। अच्छा पहले राजा पढ़े, राजा बेसिक है तो राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था साथियों। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों और तो मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संभालता था। जिस प्रकार से वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है साथियों, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथियों, कैबिनेट के माध्यम से तो शासन करता है, उसी प्रकार से उस समय जो राजा होता था साथियों, वो राजा भी कहीं न कहीं अपने जो सलाहकार होते थे, जो अपनी मंत्री होते थे, उनके सहयोग से शासन संभालता था। ठीक है, मंत्री की चर्चा करें साथियों, मंत्री अपने शासन कार्यों में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। राजा जो था साथियों, राजा जो था वो राजा जो था अपने शासन के कार्य में सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। और प्रमुख मंत्री में तो प्रमुख मंत्री को दीवान कहा जाता था। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि जो राजा जो प्रमुख जो मंत्री नियुक्त करता था, प्रमुख मंत्री को दो तो दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? दीवान कहा जाता था। राजा समय समय पर अपने मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्या को सुलझाते थे। ठीक है, ये प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन प्रश्न सर जी यहाँ से जरूर बनेगा साथियों आप लोगों से। ये क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों से सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है, तो यहाँ से भविष्य में प्रश्न बनेगा। ठीक है, भविष्य में प्रश्न बनेगा साथियों। ठीक है, गौर करना दोस्तों, भविष्य का प्रश्न तो देखेगा गारंटी। बख्शी कौन होता था साथियों? बख्शी जो होता था तो सेना को वेतन देने, किसको दोस्तों? सेना को वेतन देने। गौर करना साथियों, जो बख्शी होता था साथियों, ये बख्शी क्या करता था? गौर करना। चलिए तो देखिएगा साथियों, तो ये जो बख्शी होता था क्या करता था? बख्शी कौन करता था? तो बख्शी सेना को वेतन देने साथियों और सेना से संबंधित तो अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी साथियों। किसकी होती थी? तो सेना को वेतन देने का कार्य करता था तो बख्शी, साथ में सेना से संबंधित तो जितने भी कार्य होते थे उतने कार्यों को काम करता था साहब जी बख्शी। कौन करता था साहब जी? बख्शी करता था। यानी कि यूं कह सकते थे तो सेना का एक प्रमुख व्यक्ति था साहब जी बख्शी। कौन था? तो बख्शी। दूसरा इंपोर्टेंट है तो खंजाची क्या होता है? तो क्या नाम है? खंजाची। क्या नाम है? खंजाची। आमदनी और दोस्तों खर्चे के हिसाब को संतुलित रखना। किसको? दोस्तों आमदनी कितनी हुई हमारे राजस्थान में, दोस्तों कितनी आमदनी होती, कितना पैसा कहां से आता है और कितना खर्चा सरकार दोस्तों खर्च कर देती है। कौन सा नेता अपनी गाड़ी में कितना तेल डलवाता है, कौन सा नेता अपनी बीबी के खर्चे पर इतना खर्च करता है, सारी की सारी जो जानने की जो जिम्मेदारी होती थी वो खंजाची की होती थी। किसकी होती थी साहब जी? खंजाची की होती थी। ये बात आपको यार नहीं तो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आप लोगों से पूछा गया है साथियों। ठीक है, चलिए और दोस्तों गौर करना, किसके? आमदनी और खर्चे का हिसाब को संतुलित रखता था। कौन? दोस्तों खजांची। और दोस्तों बचत को सुरक्षित, दोस्तों बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का प्रमुख कार्य माना जाता था। आमदनी कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ और खर्चा करने के बाद में साहब जी कितना पैसा बचा, उस पैसे को दोस्तों जमा करता था साहब जी राजकोष में। कौन? खजांची। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, परगना अधिकारी, राज्य परगना किसको? राज्य परगनों में विभाजित था। जो राज्य था साथियों, राज्य परगनों में विभाजित था, विभाजित था। और परगनों में किसमें? परगने में किसमें? परगने में शांति स्थापित करने दो, परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी होती थी। तो परगना जो जो व्यवस्था थी तो परगना अधिकारी की होती थी। किसकी? परगना 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 अधिकारी की होती थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो ग्राम थी साथियों, गांव जो होता था वो राज्य की सबसे छोटी इकाई होता था। और ग्राम का जो प्रशासन है तो वो पंचायती करती थी। क्या करती थी? तो ग्राम पंचायती करती थी। ठीक है, चलिए जागीरदारी व्यवस्था की चर्चा करी साथियों, तो उसकी एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राज्य के मध्यकाल में संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदार की व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी कौन सी? राजस्थान की जो जागीरदारी व्यवस्था में रक्त और संबंध कुलीन भावना पर आधारित थी और प्रशासकीय सैन्य व्यवस्था थी। साथियों रक्त संबंध दोस्तों रक्त और कुलीन भावना पर आधारित थी। जब मैं दोस्तों आप लोगों से कक्षा 10वीं की चर्चा करूंगा साथियों, देखिए कक्षा 10वीं में दो किताबें चलती, कक्षा दो 10 थे दोस्तों में आरबीएससी की दो किताबें चलती। एक तो आती है तो पुरानी वाली किताबें, पुरानी पुरानी किताबें, और एक आती है तो नई किताबें। नई किताबें पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और इसको तो पढ़ना बाकी है। जब हम इस पुरानी किताब की चर्चा करेंगे तो आप लोगों को, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जागीरदारी जो सिस्टम था साथियों वो तो ब्लड पर आधारित था। किस पर? रक्त संबंध पर आधारित था, जिसे तो कई नाम दिया जाते थे। तो इसे फ्यूडल सिस्टम भी कहा जाता था। कुलीन भावना पर आधारित थी। सारी चीजें हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। ठीक है, बनिए जरूर रहिएगा। ठीक है, चलिए राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद में उसका जो बड़ा बेटा ऐसा था वो राजा बनता था। ठीक है, अपने छोटे भाइयों की जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा करना, शासन संभालना और तो बाद के समय में योग्यता के आधार पर उसकी जागीरें प्रदान की जाती थी। कक्षा में बच्चे
बच्चे रुचि की में सुन रहे थे, तभी सीकर ने शिक्षक से प्रश्न पूछा, किसी व्यवस्था में कब प्रारंभ हुई, इसमें दोस्तों और के बारे में और बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके बारे में प्रारंभ, उसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ साथियों। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ साथियों, किसका? जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना, कि जागीरदारी जो व्यवस्था है साथियों, इसका प्रारंभ कब हुआ साथियों, इसके बारे में अब तक कोई भी निश्चित मत नहीं है, ये आपको बताना है साथियों। ठीक है, अब तक कोई भी इसका बेस्ट फैक्ट नहीं मिला देखने को। ठीक है, लेकिन राजस्थान में इसके विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों की शासनकाल में प्रारंभ हो गया। कहीं ना कहीं जो राजस्थान की चर्चा करें तो जागीरदारी जो व्यवस्था थी कि राजपूतों के शासनकाल में प्रारंभ हुई होगी साथियों। किसके? राजस्थान में जो राजपूत शासक थे, इनके समय में प्रारंभ हुई होगी। सीधी सी बात है। राजपूत भूभाग पर राजाओं की राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी रखते थे। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप देखेगा साथियों, यहाँ से आप लोगों से प्रश्न बनेगा। कहां से देखेगा? यहाँ से आप लोगों से प्रश्न बनेगा। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। हालांकि जब मैं कक्षा 10वीं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों से तो बारे में बहुत ही बेहतरीन चर्चा आप लोगों से करूंगा, लेकिन अंडरलाइन कर लीजिएगा भविष्य का प्रश्न। राजस्थान में ये जो जागीरदारी जो व्यवस्था थी साथियों, ये रक्त संबंध पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। कैसे आधारित है? सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है साथियों, ये राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। जो राजा होता था, जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो पद होते थे, उन पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। साथ में राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। गौर करना, जो राजा और जो जागीरदार था, राजा और जो जागीरदार थे, इनके जो संबंध साथियों स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। ये बात आपको याद रखनी है, नहीं होते थे। ठीक है, बल्कि गौर करना, भाईचारा और सौहार्द पर आधारित होते थे। इनके स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। कौन? इनके जो संबंध है राजा के और जो जागीरदारों के संबंध है स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारा प्लस सौहार्द पर आधारित होते थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, इंपोर्टेंट। चलिए, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई साथियों। और गना कि मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण जो शासकों की जो जागीरदारों पर निर्भरता थी वो कम हो गई। शासक और मुगल मनसबदार बन गए। शासक और अब मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इसे शासक और जागीरदारों के साथ में स्वामी जैसे व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय में राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ में कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। ठीक है, मध्यकाल में सेवाओं के साथ में कर व्यवस्था जो सिस्टम था, टैक्स सिस्टम, वो भी लागू कर दिया गया, जिसका उल्लेख में जागीर पट्टों में किया गया जाता था। इसका उल्लेख है जागीर पट्टों में किया जाता था। मुगल प्रशासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान की सीमा पर पड़ा। रियासतों ने प्रशासनों को प्रगणों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। जो प्रशासन होता था साथियों, इस प्रशासन को उसने प्रगणों में और गांवों में विभाजित कर दिया। अध्यापक के साथ साथ अंग्रेजों के समय भी शासन व्यवस्था को भी समझाया। ठीक है, अध्यापक ने अंग्रेजों का सिस्टम देखेगा साथियों। ये अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ये भारतीय प्रशासनिक दृष्टि को 2 भागों में बांटा गया। एक आती थी ब्रिटिश भारत, एक आता था रियासती भारत। कौन था? ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेशों और 11 प्रांतों में बटा हुआ था। जो ब्रिटिश भारत था साथियों, ब्रिटिश कालीन जो भारत था साथियों, ये केंद्र शासित प्रदेशों प्लस 11 प्रांतों में बटा हुआ था साथियों। कितने में? ब्रिटिश कालीन जो भारत था साथियों, केंद्र शासित प्रदेशों में प्लस 11 प्रांतों में बटा हुआ था। सभी प्रांतों को अलग अलग गवर्नर होते थे। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर होते थे और भारत के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इनके सभी प्रांतों के अपने अपने एक अलग गवर्नर होते थे और उनके ऊपर एक बड़ा सा सिस्टम व्यक्ति होता था, जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है साथियों, चलिए, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। आप सभी जानते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी साथियों, 1857 की क्रांति हुई और जब 1858 का जो एक्ट आया साथियों, उसके दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और जो सीधा जो शासन था वो सीधे का सीधा किसके केंद्र में चला गया? जो रानी थी, रानी के केंद्र में चला गया। आजाद की ब्रिटिश जो ब्रिटिश राजा था, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसके केंद्र में चला गया। ठीक है, चले, अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वाइसराय भी बनाया गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों से फिर पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ में भारत का प्रथम वाइसराय नियुक्त किया गया। किसका? भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना? साहब जी, लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना साहब जी? लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया। ठीक है, अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा।
सन 1935 का भारत शासन अधिनियम जिसे 1 अप्रैल सन 1937 को लागू किया गया है। क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट पर्सन है साथियों। क्या दोस्तों, इंपोर्टेंट पर्सन देखिएगा कि दोस्तों सन 1935 का जो ये जो भारत सरकार का जो अधिनियम आता है साथियों, इसे 1 अप्रैल सन 1937 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल सन 1937 को इसे लागू किया जा सकता है साथियों। ठीक है, इसके द्वारा किसके द्वारा इस तो लागू किया गया के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन है साथियों, अजमेर मेरवाड़ा जो प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब जो राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा था साथियों, जो कि तो केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें जो के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसके तो इसे विदेशी और राजनीतिक तो विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। क्वेश्चन अंडरलाइन करें ना, भविष्य में प्रश्न आप लोगों से बनेगा सर जी, भविष्य में बनेगा, भविष्य का प्रश्न देखेगा साथियों, इंपोर्टेंट है, 100% गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को कि दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन होता था साथियों, पहले ब्रिटिश भारत में क्या था कि जो उसका जो प्रशासन था अजमेर मेरवाड़ा का, वो विदेश प्लस दोस्तों राजनीतिक विभाग जो था ना उसके को दिया जाता था। यानी कि दोस्तों विदेशी प्लस जो राजनीतिक जो विभाग था दोस्तों उसके तहत आता था। लेकिन अब अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन है दोस्तों, इस राजनीतिक दोस्तों विदेश प्लस राजनीतिक विभाग को समाप्त कर दिया गया और जो भारत सरकार का जो गृह विभाग है इसके अंतर्गत लाया गया। कौन? दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन साथियों। ठीक है, गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, चलिए, गृह विभाग के अंतर्गत लाने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय दोस्तों कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है साथियों, तो दोस्तों जितने भी दोस्तों जो संघीय जो कानून होते थे साथियों, संघीय जो कानून थे अब कौन बनाएगी साथियों? कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा साथियों। ठीक है, देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा सन 1952 में चुनाव हुआ साथियों, और टीकाराम पालीवाल दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी दोस्तों आज की दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों क्लास दोस्तों आप लोगों के सामने। ठीक है, जहां से आप लोगों से बार बार एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते थे। दोस्तों आज हमने साथ दोस्तों अध्याय नंबर 3 की चर्चा की, अध्याय नंबर 4 की चर्चा की और अध्याय नंबर 5 की चर्चा करी। 2 क्लासें और करेंगे जिसमें हम कक्षा 6 की किताब को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ऐसे थे साथियों जो आपको बताना जरूरी था, जिनको आप क्या करते साहब जी, इग्नोर कर देते थे। लेकिन उसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं होती, उन पढ़ने की जरूरत है, समझदारी से पढ़ने की जरूरत है। इस वजह से टाइम लगता है। 1 घंटे में हमने क्लास को कंप्लीट कर लिया, 3 चैप्टर को। पहली क्लास में हमने 2 चैप्टर पढ़े, 5 चैप्टर हो चुके हैं 2 क्लास में। ठीक है, 11 चैप्टर दो क्लासें और लगेगी, 4 घंटे की क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा साथियों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला साथियों। ठीक है, धन्यवाद।